हम अरविंद केजरीवाल की उस नई याचिका का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण आपके लिए करेंगे, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपनी जमानत 7 दिन के लिए बढ़ाने की मांग की है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि गिरफ्तारी के बाद से उनका वजन 7 किलोग्राम कम हो चुका है और उनके ब्लड में कीटोन लेवल बढ़ गया है, जो किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है। और इसी बीमारी का पता लगाने के लिए डॉक्टरों ने उन्हें कुछ टेस्ट कराने के लिए कहा है, जिसके लिए उन्हें 1 हफ्ते की मोहलत चाहिए और वो अब 2 जून की जगह 9 जून को जेल जाना चाहेंगे। मैंने 7 दिन तक केवल अपने टेस्ट कराने के लिए, क्योंकि मेरा वजन 7 किलो आपको वैसे ही दिख रहा होगा, जो लोग मेरे को जानते हैं कि वजन बहुत ज़्यादा गिर गया। 7 किलो वजन अगर किसी व्यक्ति का 1 महीने में गिर जाए बिना किसी कारण के, तो ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम होती है। तो डॉक्टर्स ने कहा है, बहुत सारे टेस्ट्स लिखे हैं, 1 ही हफ्ता मैंने मांगा है कि 1 हफ्ते के अंदर मैं अपने सारे टेस्ट करा लूँगा। ऐसा हो सकता है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस जो है, ये बहुत सीरियस चीज़ है। कोई सीरियस बीमारी हो सकता है अंदर चल रही हो और पता ना चले, और बाद में फेज 2 फेज 3 में पहुंच जाए बीमारी, जब बहुत लेट ना हो जाए। तो डॉक्टर्स ने कहा है कि ये सारे अगर टेस्ट हो गए तो कम से कम पता चल जाएगा कि अंदर कुछ सीरियस। अरविंद केजरीवाल जिस मेडिकल टेस्ट का हवाला देकर अपनी बेल को 7 दिन के लिए बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, उस टेस्ट का नाम है पोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी कंप्यूटेड स्कैन। हमारे देश के जो डॉक्टर्स हैं या जो मेडिकल भाषा को समझते हैं वो इसे ज्यादा अच्छी तरह से जानते होंगे। संक्षिप्त में इसे PET-CT टेस्ट कहा जाता है। PET-CT टेस्ट भी इसको कहते हैं और यह टेस्ट कैंसर की जांच के लिए कराया जाता है और इस टेस्ट को करने में सिर्फ आधा घंटा यानी 30 मिनट का समय लगता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस टेस्ट को कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से 7 दिन यानी 168 घंटे का समय मांगा है और इसीलिए अभी यह बात किसी को समझ में नहीं आ रही कि अरविंद केजरीवाल बाकी के 167 घंटे और 30 मिनट क्या करने वाले हैं। और सोचिए, जो टेस्ट 30 मिनट में हो सकता है, या बहुत मैं कहता हूं आपको 45 मिनट में हो जाएगा, या 1 घंटे में भी हो जाएगा। आजकल आधे दिन में आपका फुल बॉडी चेकअप हो जाता है। जिन लोगों ने कराया होगा, आप में से बहुत सारे लोग फुल बॉडी चेकअप कराते हैं। आजकल आधे दिन में, हाफ डे में फुल बॉडी चेकअप हो जाता है और 1 दिन में तो आप जो चाहे टेस्ट करा लो, सिर्फ 1 दिन। लेकिन अरविंद केजरीवाल अभी जेल से बाहर हैं, उन्हें 2 तारीख तक बेल मिली हुई है। वो अपने टेस्ट अभी क्यों नहीं करवा रहे हैं? वो अपने टेस्ट के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए समय क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? अरविंद केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना है और इस हिसाब से अब भी उनके पास पूरे 5 दिन हैं, जिनमें वो आसानी से दिल्ली के किसी भी अस्पताल में जाकर, किसी भी लैब में जाकर अपने सारे मेडिकल टेस्ट करा सकते हैं। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें लाइन में भी लगने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही जाएंगे उनका पूरा टेस्ट, सारा काम मिनटों में हो जाएगा। तो फिर जा क्यों नहीं रहे? लेकिन वो कर क्या रहे हैं? अपने स्वास्थ्य को इग्नोर करके फिलहाल वो पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, जिससे ऐसा लगता है कि उनके लिए अपनी जान से ज्यादा जरूरी राजनीति और सत्ता है। और सोचिए, उनका परिवार भी उन्हें ऐसा करने की इजाजत कैसे दे सकता है? केजरीवाल का जो परिवार है उसे तो उन्हें कम से कम बनाना चाहिए कि केजरीवाल साहब को सत्ता के पीछे दौड़ने की बजाय, इस समय राजनीति की बजाय अपनी सेहत पर ध्यान दें, क्योंकि जान सत्ता से ज्यादा आवश्यक है। तो केजरीवाल के परिवार को उन्हें समझाना चाहिए। दूसरा, केजरीवाल की पार्टी भी कैसी पार्टी है कि इतनी बीमारी में, जब केजरीवाल साहब खुद कह रहे हैं कि मुझे कैंसर का भी अंदेशा है, मुझे कैंसर हो सकता है, मेरी किडनी में बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, मुझे कोई गंभीर बीमारी हो सकती है, उनकी पार्टी के लोग भी ये कह रहे हैं, और फिर भी उनसे ऐसी स्थिति में इतना काम करवा रहे हैं। लगातार दिन रात इतनी गर्मी में 45, 40, 47 डिग्री टेम्परेचर आजकल है और उसमें केजरीवाल साहब से इतनी मेहनत कराई जा रही है और वो, उनके पास इतना भी समय नहीं कि वो इस चुनाव प्रचार से 1 घंटा निकालकर अपने टेस्ट करा लें। तो आज तो हम अरविंद केजरीवाल जी को यह कहना चाहेंगे, खास तौर पर उनके परिवार को यह कहना चाहेंगे कि देखिए, सत्ता तो आनी जानी चीज है। सत्ता कभी आती है, कभी जाती है। नेताओं के जीवन में सत्ता परमानेंट नहीं रहती, सत्ता आती जाती रहती है। चुनाव आते जाते रहते हैं, हर 5 साल में चुनाव होता है। लेकिन अगर स्वास्थ्य एक बार खराब हो गया, अगर स्वास्थ्य ने, शरीर ने एक बार साथ देना छोड़ दिया, तो फिर ये
जो रास्ता है बड़ा दूर तक जाता है। इसलिए केजरीवाल साहब को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, अपने सेहत पर ध्यान देना चाहिए और अपने टेस्ट जल्दी से जल्दी कराने चाहिए। चुनाव प्रचार बाद में भी हो सकता है। दूसरी बात, अगर अदालत अरविंद केजरीवाल की इस मांग को मान लेती है तो उन्हें 2 जून की बजाय अब 9 जून को सरेंडर करना होगा। और वो ऐसा क्यों चाहते हैं? देखिए, इसमें टाइमिंग जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। 2 जून से 9 जून तक वो बाहर रहेंगे और इस तरह वो 4 जून को, जिस दिन लोकसभा चुनावों के नतीजे आने वाले हैं, असल में वो उस दिन उस समय जेल से बाहर रहना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल शायद ये उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं गलती से भी अगर उनकी किस्मत चमक गई और विपक्ष सरकार बनाने की स्थिति में 4 जून को आ गया नतीजों के बाद, तो वो इस सरकार का हिस्सा बनने के लिए अपने समर्थन की भरपूर कीमत मांगेंगे। और कीमत यह होगी कि वो विपक्ष की सरकार से ये कहेंगे कि अगर उनके खिलाफ चल रहे सभी केस बंद होते हैं तभी वो सरकार को अपना समर्थन देंगे। और विपक्ष से ये कीमत वो तभी मांग पाएंगे जब वो ये बार्गेन करने के लिए खुद जेल से बाहर होंगे। तो वो चाहते हैं कि वो जेल से बाहर रहें और अगर 1% भी ऐसी कोई संभावना बनती है कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में आ जाए तो फिर गठबंधन की सरकार में फिर वो अपना पूरा दबाव डालेंगे और अपने केस बंद करा लेंगे। और शायद इसीलिए उन्होंने बहुत सोच समझकर अदालत से 9 जून तक का ही समय मांगा है। आपको पुणे लेकर चलते हैं, जहां 19 मई को हुई सड़क दुर्घटना के मामले में आज पुलिस ने एक बहुत बड़े सरकारी अस्पताल के 2 डॉक्टर्स और उनके एक पियोन को गिरफ्तार किया है। इनमें डॉक्टर अजय तावड़े इस सरकारी अस्पताल में फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड थे और डॉक्टर श्रीहरि हेलनोर इस अस्पताल में उनके सहायक थे। इन दोनों डॉक्टर्स का नाम और तस्वीर आपको जरूर याद रखनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पैसा लेकर, रिश्वत लेकर एक आरोपी को बचाने की कोशिश की और 2 परिवारों के साथ जिनके बच्चे इस आरोपी ने कुचल दिए, उन बच्चों से न्याय छीनने की कोशिश की, क्योंकि इन्हें 3 लाख रुपए का लालच था। पुलिस के मुताबिक 19 मई को हुई सड़क दुर्घटना के बाद इस नाबालिग लड़के के पिता ने डॉक्टर अजय तावड़े को फोन किया और कहा कि अगर वो उनके बेटे का ब्लड सैंपल बदल देंगे तो इसके बदले में उन्हें 3 लाख रुपए मिल सकते हैं। और इस डॉक्टर ने, ये डॉक्टर जो है, ये 3 लाख रुपए के लिए बिक गया। डॉक्टर अजय तावड़े फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड थे और इस वजह से उनके लिए आरोपी लड़के के ब्लड सैंपल्स को बदलना कोई मुश्किल काम नहीं था और इसलिए वो 3 लाख रुपए में बिक गए। उन्होंने अपने जूनियर असिस्टेंट डॉक्टर श्रीहरि हेलनोर को बुलाया और कहा कि वो आरोपी लड़के के ब्लड सैंपल को डस्टबिन में फेंक दें ताकि ये कभी किसी को ना मिले और किसी और व्यक्ति के ब्लड सैंपल की रिपोर्ट उससे बदलकर पुलिस को दे दें। डॉक्टर श्रीहरि ने यह काम अस्पताल के एक पियोन अतुल घट कांबले को सौंप दिया और इसके बाद यह पियोन भी कुछ पैसे में बिक गया। इसने आरोपी लड़के के ब्लड सैंपल को कूड़ेदान में ऐसा फेंका कि वो दोबारा कभी किसी को मिल ना सके और इसके बाद आरोपी डॉक्टरों ने किसी और व्यक्ति के ब्लड सैंपल से उसके ब्लड सैंपल को बदल दिया और यह रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी। पुलिस का कहना है कि इन डॉक्टरों को इस बात की भनक नहीं थी कि उसने आरोपी के ब्लड सैंपल्स की जांच कराने के लिए ये ब्लड सैंपल पुणे के 2 अलग अलग अस्पतालों में भेजे थे। तो देखिए, आपके दिमाग में भी आएगा ये कि ये डॉक्टर आखिर पकड़े कैसे गए। बड़ी दिलचस्प कहानी है। पकड़े ऐसे गए कि ना तो आरोपी लड़के के पिता को यह पता था और ना ही डॉक्टरों को यह पता था कि पुलिस ने असल में एक नहीं बल्कि 2 सैंपल्स अलग अलग जगह, अलग अलग अस्पतालों में रिपोर्ट के लिए भेजे। जिस बड़े सरकारी अस्पताल के डॉक्टर बिक गए, वहां की मेडिकल रिपोर्ट में यह पाया गया कि आरोपी लड़के ने घटना वाले दिन शराब बिल्कुल नहीं पी थी, जबकि दूसरे अस्पताल में पुलिस ने जो दूसरी ब्लड सैंपल जो भेजा था, उस अस्पताल की रिपोर्ट में यह पाया गया कि आरोपी लड़के ने उस दिन शराब पी थी और वो शराब के नशे में था। अब पुलिस बड़ी हैरान, चकरा गई पुलिस कि कौन सी रिपोर्ट सही है, कौन सी गलत। लेकिन लड़के के पिता को यह बात नहीं पता कि 2 अस्पतालों में रिपोर्ट गई है। उसको यह बताया गया कि सिर्फ एक सरकारी अस्पताल में रिपोर्ट गई है और उसने सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों को तुरंत खरीद लिया। उसे अगर पता होता कि दूसरे अस्पताल में भी गई है रिपोर्ट, सैंपल गया है, तो वो दूसरे अस्पताल को भी खरीद लेता, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन वो ये बात जानता ही नहीं था। 2 अलग अलग रिपोर्ट्स आने के बाद पुलिस को सरकारी अस्पताल की रिपोर्ट पर शक हुआ और उसने
जब आरोपी डॉक्टरों को बुलाकर उनसे पूछताछ की तो उन्होंने यह मान लिया कि उन्होंने नाबालिग आरोपी लड़के के पिता ने उन्हें ब्लड सैंपल्स बदलकर मेडिकल रिपोर्ट से छेड़छाड़ करने के लिए 3 लाख रुपए दिए थे, जिसके बाद वो बिक गए और इस अमीर बिल्डर के नाबालिग लड़के की फर्जी मेडिकल रिपोर्ट उन्होंने तैयार करके पुलिस को दे दी। तो देखिए, पैसा आपके पास होना चाहिए, आप कुछ भी करा सकते हैं, रिपोर्ट भी बदलवा सकते हैं, डॉक्टरों को खरीद सकते हैं। इसके अलावा इस मामले में एक और बड़ा खुलासा यह हुआ कि 19 मई को जब यह सड़क दुर्घटना हुई तब अजीत पवार की एनसीपी पार्टी के स्थानीय विधायक सुनील टिंगरे ने एक चिट्ठी लिखकर आरोपी डॉक्टर अजय तावड़े को इस सरकारी अस्पताल का सुपरिटेंडेंट बनाने की सिफारिश की थी। और यही वजह है कि अब पुलिस आरोपी डॉक्टर के मोबाइल फोन की भी जांच करने के बारे में सोच रही है। आपको दिल्ली के उस भयानक अग्निकांड के बारे में जरूर बताएंगे जिसमें इसी बेईमानी ने 7 नवजात बच्चों की जान ले ली। लेकिन उससे पहले जरा इन तस्वीरों को देख लीजिए। क्या इन तस्वीरों को देखकर आपको कहीं से भी यह बिल्डिंग, ये मकान एक अस्पताल जैसा लग रहा है? आप मानेंगे कि ये कोई अस्पताल है? आपको विश्वास नहीं होगा। जरा देखिए एक बार, क्या आप कभी ऐसे अस्पताल में अपना इलाज कराने के लिए जाना चाहेंगे? इस मकान को देखकर आपको लगता है कि यह कोई अस्पताल रहा होगा? इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की प्रोफेशनल सुविधाएं होंगी? लगभग 100 गज के इस छोटे से प्लॉट पर बनी ये घटिया बिल्डिंग, या इसे मकान कह लीजिए, किसी गोदाम की तरह दिखाई देती है। ये एक छोटा मोटा गोदाम है और इसे देखकर कहीं से ऐसा लगेगा नहीं आपको कि ये अस्पताल भी हो सकता है। लेकिन सच ये है कि इस बिल्डिंग में, इस मकान में वर्ष 2015 से एक अस्पताल चल रहा था जिसमें 25 मई को आग लगने से 7 नवजात बच्चों की मौत हो गई। और जब यह आग बुझाई गई तो पता चला कि इस बिल्डिंग में बेईमानी की भी एक आग जल रही थी, जिस पर यहां के प्रशासन से लेकर व्यवस्था में हर व्यक्ति तक हर कोई अपने हाथ सेक रहा था। और यह अस्पताल पिछले 2 महीने से बिना किसी लाइसेंस के और एनओसी के चल रहा था और चलता जा रहा था। कोई इसे रोकने के लिए नहीं आया। शुरुआती जांच के मुताबिक यह घटना 25 मई को रात लगभग 11:30 बजे हुई। ग्राउंड फ्लोर पर जो रिसेप्शन एरिया था वहां शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। इसके बाद वहां स्टोर करके रखे गए बहुत सारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स ने इस आग को पकड़ लिया। एक के बाद एक कई ऑक्सीजन सिलेंडर्स में ब्लास्ट होने के बाद 5 से 7 मिनट में पूरे मकान में आग लग गई। और देखते ही देखते ग्राउंड फ्लोर और पहली मंजिल पर मौजूद अलग अलग बेबी केयर यूनिट्स में भर्ती 12 बच्चे अंदर फंस गए और इन 12 में से 7 बच्चे आग में झुलस गए और उनकी मौत हो गई। सोचिए, छोटे बच्चे, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन के बच्चे, भाग भी नहीं सकते थे। ये सारे वो बच्चे थे जिनका जन्म पिछले 4 हफ्तों में हुआ था, लेकिन जन्म के बाद ही इस दुर्घटना ने इन बच्चों की जान ले ली। जीवन लेला कुछ हफ्तों में समाप्त कर दिया। इनका जीवन इतना ही था। अगर अस्पताल में इमरजेंसी के दौरान बाहर निकलने के लिए कोई इमरजेंसी डोर या रास्ता होता तो शायद इन बच्चों की जान बच सकती थी। आसपास रहने वाले लोगों ने दुर्घटना के समय अस्पताल की पिछली वाली खिड़की से कुछ बच्चों को निकालने की कोशिश जरूर की, लेकिन ऐसा करके भी वो सिर्फ 5 बच्चों को बचा पाए और 7 नवजात शिशु जो कुछ ही दिनों के थे इस दुर्घटना में जलकर मर गए। और हम तो कहेंगे कि ये बच्चे मरे नहीं, बल्कि इन बच्चों की हत्या की गई है। और बच्चे की हत्या का पाप बहुत बड़ा होता है। एक होता है नियमों का उल्लंघन, लेकिन इस अस्पताल में नियमों को ठेंगा दिखाकर उनकी खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थी सबके सामने। इस अस्पताल के पास फायर डिपार्टमेंट का कोई एनओसी नहीं था। अस्पताल में इमरजेंसी के दौरान आग बुझाने के लिए एक भी फायर एक्सटिंग्विशर नहीं था, जबकि यह आवश्यक है। अस्पताल में इमरजेंसी एग्जिट के लिए भी कोई रास्ता नहीं था, यह भी आवश्यक होता है। एक समय में इस अस्पताल में ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 5 बच्चों का इलाज हो सकता था, लेकिन घटना के समय यहां 12 नवजात बच्चे भर्ती थे, यानी भीड़ कर रखी थी। कैपेसिटी थी 5 बच्चों की, क्षमता थी 5 बच्चों की, लेकिन 12 बच्चे एडमिट कर रखे थे क्योंकि ज्यादा पैसा कमाना था। इससे भी बड़ी बात यह कि पूरा अस्पताल गैर कानूनी था और इस अस्पताल का लाइसेंस 31 मार्च 2024 को ही खत्म हो गया था और यह रिन्यू नहीं कराया गया था। यह जिम्मेदारी दिल्ली सरकार के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज DGHS की होती है
और वो बिना लाइसेंस के चल रहे इस अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाया। लेकिन इस मामले में कार्रवाई तो दूर, दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य अधिकारी इस अस्पताल में झांकने तक के लिए नहीं आए। जबकि दिल्ली में अगर किसी अस्पताल का लाइसेंस एक्सपायर हो जाए तो विभाग के अधिकारियों को पहले दिन से इसकी खबर होती है। यानी इस मामले में दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य अधिकारियों को पूरी जानकारी रही होगी, लेकिन इसके बावजूद इस अस्पताल के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ होगा? एक ही कारण हो सकता है, जो पुणे के डॉक्टर्स ने किया वही दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने भी किया, यानी बिक गए। इसके अलावा जो डॉक्टर्स इस बेबी केयर सेंटर को चला रहे थे वो भी नवजात शिशुओं का इलाज करने के लिए योग्य नहीं थे। पुलिस के मुताबिक इस अस्पताल के मालिक डॉक्टर नवीन खिची की पत्नी डॉक्टर जागृति अस्पताल आकर बच्चों का इलाज करती थी, जबकि वो बच्चों की डॉक्टर है ही नहीं, वो तो एक डेंटिस्ट है। इसी तरह 26 साल के डॉक्टर आकाश ने आयुर्वेदिक मेडिसिन की पढ़ाई की है, लेकिन वो भी इस अस्पताल में नवजात शिशुओं का इलाज कर रहे थे। और इन्हें रोकने वाला दिल्ली की राजधानी में, भारत की राजधानी दिल्ली में कोई नहीं है। और सोचिए, ये भारत की राजधानी में हो रहा है ये सब कुछ। हादसा बताते हैं जो गुजरात का है, जहां बेईमानी के इसी संक्रमण ने 4 बच्चों समेत 28 लोगों की जान ले ली। और 25 मई को राजकोट में जो बच्चे और लोग एक गेमिंग जोन में गेम्स खेलने के लिए गए थे, उनकी वहां इस घटना में जान चली गई। इस मामले में आज गुजरात हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है और पूछा है कि हमारे देश में सिस्टम की आंखें लोगों के मरने के बाद ही क्यों खुलती हैं। इसके अलावा हाईकोर्ट ने राजकोट के म्युनिसिपल कमिश्नर को जिम्मेदार माना है इस घटना के लिए, और आज सरकार ने भी उनका ट्रांसफर कर दिया। इस मामले में गेमिंग जोन से जुड़े 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि कुल 7 अधिकारी सस्पेंड हो चुके हैं, जिसमें नगर निगम, लोक निर्माण विभाग के 2 इंजीनियर और 2 पुलिसकर्मी शामिल हैं। साथ ही राजकोट बार एसोसिएशन ने फैसला किया है कि गिरफ्तार हुए आरोपियों का केस वहां का कोई वकील नहीं लड़ेगा। दिल्ली के अस्पताल की तरह राजकोट का यह गेमिंग सेंटर भी बिना फायर डिपार्टमेंट के एनओसी के चल रहा था और इसमें आने जाने के लिए भी सिर्फ एक रास्ता था। इसके अलावा इस गेमिंग जोन में घटना के दौरान वेल्डिंग का काम चल रहा था और वहां कई हजार लीटर पेट्रोल और डीजल रखा हुआ था, जिससे वहां जनरेटर चलाया जाता था। और इन सभी लापरवाहियों की कीमत चुकाई उन 28 लोगों ने जो इस अग्निकांड में मारे गए, और इनमें 4 मासूम बच्चे भी थे जो असल में वहां गेम्स खेलने के लिए गए थे। इस घटना में बेईमानी सिर्फ इस गेमिंग सेंटर के संचालकों से नहीं हुई, बल्कि इसमें पूरे सिस्टम की मिलीभगत थी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो पहले तो इस तरह से नियमों की धज्जियां उड़ाकर कोई गेमिंग सेंटर शुरू ही नहीं कर सकता था। अगर प्रशासन और सरकार ने अपना काम ईमानदारी से किया होता तो बाद में भी चेकिंग होती और यह बेईमानी पकड़ ली जाती, लेकिन वो भी नहीं हुआ।